हेलो एवरीवन, आप सबका बीपीआई स्पोकन पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारी क्लास है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये वाला। तो फिर आप कहेंगे मैम ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट है जो आप पढ़ा रही हैं और वो इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ऑब्वियसली सब चीजें इम्पोर्टेंट है और ये भी उसी इम्पोर्टेंट सीरीज का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। ओके, तो चलिए अब हम करते हैं हमारी क्लास को स्टार्ट। बट अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये तो गलत बात है। फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और पढ़ाई को स्टार्ट करो। और हाँ, नोटबुक और पेन साथ में लेके बैठना है क्योंकि हमें बहुत सारा पढ़ना है तो साथ में लिखना भी है। तो लेट्स स्टार्ट। ओके, नाउ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या है, पहले अगर हम ये देखें किस चीज के बारे में बताता है तो ये उन चीजों के बारे में बताता है। जैसे कि मैंने कहा मैं पढ़ाती हूँ, ये आपको कोई डेफिनेट तो नहीं बता रहा कि मैं कब पढ़ाती हूँ कब नहीं पढ़ाती हूँ। ये आपको बता दिया कि मेरा प्रोफेशन क्या है, पढ़ाने का है। कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं बता रहा है, इसीलिए इसका नाम है इनडेफिनेट। डेफिनेट मतलब कोई चीज जो सर्टेन है, जो निश्चित है, जो हमें एक्यूरेट समय बता रही है। बट मैंने यहाँ पे एक्यूरेट नहीं बताया। मैंने कहा मैंने मान लेते हैं मैंने कह दिया शी लव्स टू डू दिस वर्क, उसको ये काम करना पसंद है। लेकिन वो काम कब करती है, वो कब नहीं करती है, हम सिर्फ उसकी फीलिंग बता रहे हैं। हम यहाँ पे सिर्फ उसकी फीलिंग बता रहे हैं, कोई एक्शन नहीं, कोई हम एग्जैक्ट नहीं बता रहे। मैंने कहा मैं पढ़ाती हूँ, आई टीच। कब पढ़ाती हूँ नहीं पता आपको, बट ये समझ में आ गया कि ये इनका रूटीन है, पढ़ाना इनका काम है। जैसे अगर आप कहते हैं माय फादर, मेरे पिताजी जो हैं वो काम करते हैं। माय फादर वर्क्स इन अ प्राइवेट कंपनी, तो मेरे पिताजी एक प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं। आपको पता चल गया कि ओके, इनके पिताजी का प्रोफेशन है किसी प्राइवेट कंपनी में काम करना। कब जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं ये सब तो नहीं पता चल रहा है। तो इसीलिए इसको हम इंडेफिनेट कहते हैं, क्योंकि ये हमें एक एग्जैक्ट टाइम नहीं दे रहा है। ये हमें एग्जैक्ट टाइम नहीं देता है। इससे हमें क्या पता चलता है कि इंसान का वो रूटीन बता रहा है ना। जैसे हमने बोला शी गोज टू स्कूल एवरी डे, वो हर रोज स्कूल जाती है। ये थोड़ी है कि वो कब कितने बजे जा रही है, ये मेंशन करना यहाँ पे कंपलसरी है। बात समझ में आई? तो ये हमारा रूटीन बताता है, हमारी हैबिट बताता है। तो इस तरीके से हम इसके सारे यूसेज देखेंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट का नाम इंडेफिनेट इसीलिए है क्योंकि ये एग्जैक्ट नहीं बता रहा है। बट अगर इसको कॉन्टिन्यूअस से थोड़ा कंपेयर करूं, अगर मैं बोलूं आई एम टीचिंग, अगर मैं यहाँ पे एक चीज आपको बोलती हूँ आई एम टीचिंग और दूसरा मैंने बोला आई टीच, इन दोनों में आपको क्लियर डिफरेंस समझ में आ रहा है। इसका मतलब है कि मैं अभी करंट में, एट प्रेजेंट में पढ़ा रही हूँ, ये एक्शन अभी गोइंग ऑन है, ये एग्जैक्ट बता रहा है। बट इसमें एग्जैक्ट नहीं पता चल रहा, इसीलिए ये इंडेफिनेट है। और प्रेजेंट का है इसीलिए ये प्रेजेंट में हो गया इंडेफिनेट। पास्ट का होता, काम एक्शन कंप्लीट है तो वो पास्ट इंडेफिनेट हो जाता। तो इनडेफिनेट का मतलब है वो सर्टेन हमें नहीं बता रहा, बट वो ये है कि हाँ वो रूटीन है, वो हैबिट है, वो एक्शन है, ये सब चीजें हमें बता देता है। तो चलो अब हम इसको बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो फटाफट से तैयार हो जाओ और चलिए हम अब देखते हैं अच्छी सारी चीजों को एकदम स्टेप वाइज, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमें काम करना है वो है हमें इसके स्ट्रक्चर पे काम करना है, कि हम जो स्ट्रक्चर इसका जो बनता है उसमें हमको किसी भी प्रकार का कोई डाउट ना आए कभी भी। ओके, अब स्ट्रक्चर, क्योंकि आप जानते हैं कि वर्ब की 5 फॉर्म्स होती हैं, राइट, हमें पता है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि वर्ब की 5 फॉर्म्स होती हैं हमारी, राइट। बच्चे कहते हैं मैम 3 होती हैं, बट हाँ 3 से ही आगे निकल के चौथी और 5वीं बनी है। तो अगर हम 3 भी बोलें तो कोई गलत नहीं है, बट 5 के थ्रू हमारी सारे टेंस का इस्तेमाल एक ही बार में आ जाता है। फर्स्ट हम किसके साथ यूज करते हैं, प्रेजेंट टेंस के साथ यूज करते हैं। सेकंड को हम लोग पास्ट के साथ यूज करते हैं। थर्ड को हम लोग परफेक्ट के साथ यूज करते हैं। फोर्थ को हम लोग कॉन्टिन्यूअस के साथ यूज करते हैं, यानी ये फर्स्ट फॉर्म में ही आईएनजी जुड़ जाता है। और फिफ्थ को भी हम लोग प्रेजेंट के साथ यूज करते हैं, राइट। अब अगर आप एक चीज हाई देख रहे हैं कि पास्ट का मतलब एक ही वर्ब है,
परफेक्ट भी एक ही वर्ब है, कॉन्टिन्यूअस भी मेन वर्ब में एक ही वर्ब है, लेकिन प्रेजेंट के लिए दो दो वर्ब्स हमारे पास में प्रेजेंट है। मतलब प्रेजेंट के लिए, प्रेजेंट टेंस के लिए हमारे पास में दो दो वर्ब्स प्रेजेंट है। अगर ये दो वर्ब्स प्रेजेंट है तो इसका मतलब इनके सब्जेक्ट्स भी डिफर कर रहे होंगे, क्योंकि वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आती है, तो हमें सब्जेक्ट पे फोकस करना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमारे सब्जेक्ट तो हर किसी में यही रहते हैं। सब्जेक्ट आपके कौन होते हैं, या तो वो सिंगुलर होता है या वो आपका सब्जेक्ट प्लूरल होता है, राइट। या तो आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। सब्जेक्ट मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा दिया है। सिंगुलर में जैसे आप ही है, शी है, इट है, किसी इंडिविजुअल का नाम है यानी कि नाउन है। प्लूरल में वैसे आई हमारा होता सिंगुलर ही है, बट उसको हम कुछ वर्ब्स के साथ प्लूरल वर्ब यूज करते हैं और कुछ के साथ हम सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में उसके साथ हम प्लूरल वर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं। तो आई हो गया, वी हो गया, यू हो गया, दे हो गया। या जब हम दो सब्जेक्ट्स को आपस में जोड़ देते हैं, है ना, दो नाउन को आपस में जोड़ दिया तो वो प्लूरल हो जाते हैं। तो ये सब्जेक्ट्स है हमारे, ये सब्जेक्ट है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये प्लूरल सब्जेक्ट है। यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगाओगे, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब लगाओगे। अब हमको ये समझना होगा कि इनमें से सिंगुलर वर्ब कौन सी है और प्लूरल वर्ब कौन सी है। देखो, अब अगर आप पहली बार ये पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल अपनी नोटबुक में जैसे मैं बोलती जा रही हूँ उसी वे में लिखते चले जाओ। कोई ऐसा नहीं है कि आपको एकदम पीपीटी फॉर्मेट में ही लिखना है। आपको वो चीजें लिखनी है अपनी नोटबुक में जिस तरीके से आपको चीजें समझ में आती हैं, ठीक है। तो अब देखो, फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ दो फॉर्म है। अब हमें ये जानना होगा कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ कौन सी फिट हो रही है, प्लूरल के साथ कौन सी फिट हो रही है। अब ओके, तो अब क्या करें। एक और हम थोड़ी सी बात अगर नाउन के बारे में करें, तो जैसे अगर नाउन में कोई नेम है, अगर मान लेते हैं हम गर्ल बोलते हैं, गर्ल, गर्ल है, ये तो सिंगुलर है ना, हाँ सिंगुलर है। अगर मैंने गर्ल्स बोला तो ये प्लूरल हुआ ना, हाँ प्लूरल हुआ। अगर मैं बॉय बोलती हूँ तो बॉय का प्लूरल क्या होता है, बॉयज होता है, राइट। अगर मैंने बेंच बोला, बेंच, बेंच का प्लूरल क्या होता है, बेंचेस होता है। ओके, इसका मतलब ये हुआ, मैम आप ये कह रहे हो कि ये सब तो नाउन है, ये सारे के सारे नाउन है। हाँ बिल्कुल ये नाउन है। ओके, यानी ये हमारे नाउन है जी, नाउन है। फिर हम किसी में एस जोड़ रहे हैं, किसी में ईएस जोड़ रहे हैं, और उसी नाउन में जब हमने एस ईएस जोड़ दिया तो वो नाउन हमारा अब एक से ज्यादा हो गया। लड़की, लड़कियां, लड़के, लड़के, लड़का, लड़के, है ना। यानी कि अगर हम उसी नाउन में कोई एस या ईएस जोड़ दे रहे हैं तो वो ही नाउन हमारा प्लूरल यानी बहुवचन हो गया, वो प्लूरल नाउन हो गया। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब ये होता है हमारा सिंगुलर और प्लूरल, यानी प्लूरल जो होते हैं वो एस या ई या एस पे ही खत्म हो रहे हैं। एक सीधी सी बात है, एस पे खत्म हो रहे हैं, वो प्लूरल होते हैं। अब यही गलती हम यहाँ पे कर देते हैं, क्योंकि हमको इतना तो पता है कि जो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होती है वो फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जुड़ के बनती है। यानी जो यहाँ पे नाउन में एस या ईएस जुड़ के वो प्लूरल नाउन बन रहा था, तो मतलब कि फिफ्थ वाली जो वर्ब है ये भी एस पे एंड कर रही है, एस पे एंड कर रही है। और एस पे मतलब हमको लग रहा है कि इसका मतलब ये प्लूरल हो गई, तो हम इसे फर्स्ट फॉर्म के यानी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगा देंगे। नहीं नहीं नहीं, नाउन और वर्ब सिंगुलर एंड प्लूरल में जस्ट एक दूसरे के ऑपोजिट है। नाउन एंड वर्ब सिंगुलर एंड प्लूरल में एक दूसरे के जस्ट ऑपोजिट है। यानी जो वर्ब की विदाउट एस वाली फॉर्म होती है, जो फर्स्ट फॉर्म होती है विदाउट एस वाली, ये होती है प्लूरल। विदाउट एस वाली जो वर्ब होती है ये होती है प्लूरल, ऐसे, ठीक है। विदाउट एस वाली तो वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है ये ऑलरेडी प्लूरल है, ये ऑलरेडी अपने प्लूरल फॉर्म में है। बट जब हम जैसे अगर आपको पता है ना, शी जो है उसके साथ आप क्या लगाते हो, शी, अब ही गोज टू स्कूल लिखते हो या शी गोज टू स्कूल लिखते हो, आप क्या लिखते हो, बचपन से पढ़ते आ रहे हो ना, ये तो भाई रूटीन है कि राम स्कूल जाता है, राम गोज टू स्कूल, ये हर हम सब ने अपने स्कूल्स में पढ़ा हुआ है। बट हमने यहाँ पे गोज लिखा, ये गोज बना कैसे है, गोज बना है गो में हमने ईएस जोड़ा तो ये गोज बना है,
इसका मतलब गो, गो जो है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अगर मैं यहाँ पे सब्जेक्ट बदल दूं, सब्जेक्ट में बना दूं, यहाँ पे दो शब्द बना दिए मैंने, राम एंड श्याम। राम एंड श्याम, थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, यहाँ लिख रही हूँ राम एंड श्याम। अगर मैंने दो शब्द ले लिए, अब ये एक हो गया, ये दो हो गया, कंबाइन होके ये हमारे प्लूरल नाउन बन रहे हैं। तो हम क्या लगाते हैं, गो लगाते हैं, गो टू स्कूल। अगर हम इनको दे बोल देते हैं तो दे गो टू स्कूल बोलते हैं, वे स्कूल जाते हैं। तो यानी गो क्या है, गो तो दे के साथ लगा रहे हैं, दे क्या है, दे तो प्लूरल सब्जेक्ट है, यानी गो क्या हुआ, गो प्लूरल हुआ। ऐसे हम सोच सकते हैं ना कि यानी कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि हम दे के साथ में गो लगा रहे हैं या डू लगा रहे हैं, ये तो इसमें तो हमने कुछ जोड़ा ही नहीं है। तो जो विदाउट एनी एडिशन वाली जो वर्ब्स होती हैं वो फर्स्ट फॉर्म होती हैं और वो ऑलरेडी प्लूरल होती हैं। यानी कि जो ये प्लूरल सब्जेक्ट है हमारा, तो इसके साथ हम कौन सी वर्ब यूज करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें कुछ एडिशन हमें करना ही नहीं है। ओके, यानी ये जो फर्स्ट फॉर्म है ये ऑलरेडी हमारी प्लूरल है, आप बचपन से पढ़ते ही आ रहे हैं, मैं क्या कुछ नया पढ़ा रही हूँ, नहीं बिल्कुल नहीं। अब अगर देखो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी हमने पहचान ली ये प्लूरल है। अब अगर हम इसमें एस या ईएस जोड़ रहे हैं, जैसे गो है आपके पास में, लेकिन हम किसी ही या शी के साथ लगाते हैं तो उसके साथ हम गोज बनाते हैं, यानी हम ईएस जोड़ते हैं तो ये हमारा गोज बन जाता है। फिर अगर मैंने लिखा वर्क, काम, अगर हम किसी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं तो वर्क्स लिखते हैं, तो फिर यानी कि हमने इसमें एस जोड़ दिया तो ये हमारा वर्क्स बन जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो वर्ब आपकी एस या ईएस पे खत्म हो रही है वो फिफ्थ फॉर्म होती है और फिफ्थ फॉर्म सिंगुलर होती है। फिफ्थ फॉर्म ये सिंगुलर वर्ब होती है, फिफ्थ फॉर्म सिंगुलर वर्ब होती है, यानी जो ही शी इट वाले हैं इनके साथ हम वर्ब की फिफ्थ फॉर्म यानी एस पे खत्म होने वाली वर्ब इनके साथ यूज होगी और इनके साथ में प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ आप सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओगे, कभी भी एरर नहीं करना है। ओके, ये चीज अपनी नोटबुक में लिख लो कि नाउन में हम जब एस या ईएस जोड़ देते हैं तो वो प्लूरल नाउन बनता है, लेकिन अगर हम वर्ब में, पहली बात तो है जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो ऑटोमेटिकली प्लूरल है, क्योंकि आप पढ़ते भी आ रहे हो ना, दे गो टू स्कूल, दे डू दिस वर्क। अच्छा, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑलरेडी प्लूरल है, जब वर्ब एस पे खत्म हो रही है तो मतलब वो सिंगुलर है, और अगर नाउन एस पे खत्म हो रहा है तो वो प्लूरल है। इसीलिए इसमें कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि ये तो हमको एकदम क्लियर होता है कॉन्सेप्ट और इसी कॉन्सेप्ट से हम इसको रिलेट कर देते हैं, तो हमको लगता है कि एस पे खत्म होने वाला शब्द तो प्लूरल होता है, फिर ये सिंगुलर कैसे हो गया, तो इनके कॉन्सेप्ट आपस में अलग अलग है। वर्ब ऑलरेडी अपने प्लूरल फॉर्म में है, उसमें एस या ईएस जोड़ रहे हैं, यानी जो एस पे खत्म हो रहा है वो हमारी सिंगुलर वर्ब्स होती है। तो हमारे पास में वर्ब की जो मेन वर्ब होती है, वर्ब की फॉर्म्स, उसमें 5 हैं, फर्स्ट एंड फिफ्थ। तो फर्स्ट को हम प्रेजेंट में यूज कर रहे हैं, फिफ्थ को भी प्रेजेंट में यूज कर रहे हैं। तो फर्स्ट को हम लोग प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ यूज करेंगे, ये प्लूरल वर्ब है, और फिफ्थ को हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज करेंगे क्योंकि ये सिंगुलर वर्ब है। डन है, ये हटा देते हैं इसको। ओके, अब हम पहले बना लेते हैं इसके स्ट्रक्चर, तो अब इसी हिसाब से बना लेते हैं। अब अपनी नोटबुक में हम 1 बाय 1 सारे बना लेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ये सब्जेक्ट, ओके, और किसी का सिंगुलर नेम। अब अगर हमें बनाना है पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस बनाना है, तो अब हमारा जो सब्जेक्ट ये वाले हैं सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यानी मैंने एस लिख दिया सिंगुलर के लिए। तो जो मेरे ये सिंगुलर सब्जेक्ट है वर्ब कौन सी यूज होगी, फिफ्थ वाली वर्ब यूज हो जाएगी यहाँ पे, और फिर यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। एक एक दो देख लेते हैं, जैसे ही गोज टू स्कूल एवरी डे, वो हर रोज स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल एवरी डे, ठीक है। शी वर्क्स हेयर, वो यहाँ पर काम करती है, यहाँ पर काम करती है, ओके।
तो ये हम समझ में आ रहा है। जो हमारी वर्ब एस में खत्म हो रही है, यानी कि ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फिफ्थ फॉर्म है। तो हमने अपने पॉजिटिव सेंटेंस बना लिया, सिंगुलर सब्जेक्ट है, मेन वर्ब के रूप में फिफ्थ फॉर्म आएगी, और फिर हमारा ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे क्या है, ये हमारे प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं, प्लूरल सब्जेक्ट मेन वर्ब के फॉर्म में फर्स्ट फॉर्म आएगी, और फिर ये हमारे ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने कहा मैं पढ़ाती हूँ, तो मैंने बोला आई टीच, मैं हर रोज पढ़ाती हूँ, आई टीच एवरी डे, मैं हर रोज पढ़ाती हूँ, आई टीच एवरी डे। ठीक है, और वो यहाँ कभी कभी आता है, मतलब वे यहाँ कभी कभी आते हैं। सो दे कम्स नहीं आएगा, कम आएगा, दे कम हेयर समटाइम्स, या दे समटाइम्स कम हेयर, हम जनरली इसको बोलेंगे। या वो अक्सर यहाँ आता है, सो आते हैं, दे यूजुअली कम हेयर, वे अक्सर यहाँ आते हैं। ये यूजुअली, हम अभी थोड़ी देर बाद ये आएगा कॉन्सेप्ट, ये भी यूजुअली वगैरह सारे वर्ड हम लिखेंगे। सो दे यूजुअली कम हेयर, वे अक्सर यहाँ आते हैं। दे के साथ में हमने कौन सी वर्ब यूज की है, कम्स। और अगर मैं सब्जेक्ट बदल दूं, मैं यहाँ पे सिंगुलर बना दूं, सब्जेक्ट बना दूं शी या ही, या कोई नाम लिख देते हैं कि मोहन अक्सर यहाँ आता है, मोहन यूजुअली कम्स हेयर, मोहन अक्सर यहाँ आता है, मोहन यूजुअली कम्स हेयर। मोहन सिंगुलर हो गया, तो वर्ब भी सिंगुलर, यानी एस वाली जो वर्ब होती है ये सिंगुलर होती है। ये एकदम कॉन्सेप्ट आपको एकदम क्लियर करना है। ये समझ में आ गया, पॉजिटिव सेंटेंसेस क्लियर हैं हमारे, पॉजिटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर एकदम क्लियर है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की फिफ्थ फॉर्म यानी एस वाली जो वर्ब होती है वो सिंगुलर होती है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, जो ओरिजिनल वर्ब है वही हम लगाते हैं। ये हमारा सब्जेक्ट पॉजिटिव का सेंटेंस का स्ट्रक्चर बना। अब बात करते हैं नेगेटिव की, नेगेटिव सेंटेंसेस की। नेगेटिव सेंटेंसेस में हमें याद रखना है, जो हमने बी की फॉर्म्स पढ़ी थी, बी की फॉर्म्स कौन कौन सी थी, इज, एम, आर, वॉज, वर, ये जो हमने पढ़ी थी, इनके अलावा अगर कोई और, जब ये मेन वर्ब की तरह काम कर रही है, तो इनको कभी भी किसी और हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं पड़ी, ये अपने आप में ही सेल्फ सफिशिएंट थी। इन वर्ब्स के अलावा जब भी कोई और वर्ब सेंटेंस में मेन वर्ब का काम कर रही है, उसको हमेशा हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ती है, जब हम सेंटेंस नेगेटिव बनाते हैं या हम सेंटेंस इंट्रोगेटिव बनाते हैं। यहाँ पे ये चीज देखो, मेरा पढ़ाने का ये पर्सपेक्टिव है, मैं अगेन एंड अगेन ये रिपीट करती हूँ कि मैं इतना डिटेल में आपको इसीलिए पढ़ा रही हूँ, टॉप हर चीज को कम्युनिकेशन के पॉइंट से नहीं, आपको अंडरस्टैंडिंग, आपकी अंडरस्टैंडिंग को ग्रो करने के लिए, क्योंकि आप समझोगे, क्वेश्चन करोगे, तो आप फिर आप कभी मिस्टेक नहीं करोगे, इसलिए मैं इन चीजों पे जोर देती हूँ। ठीक है, नहीं तो फिर लिख के चली जाऊं सीधा डायरेक्ट। सिर्फ ये वाली वर्ब्स जब सेंटेंस में मेन वर्ब का काम करती हैं, तब यही अकेली सफिशिएंट होती हैं, चाहे सेंटेंस नेगेटिव हो या इंट्रोगेटिव हो या पॉजिटिव हो। इनके अलावा जब भी हम सेंटेंस को नेगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाते हैं, तो एक हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब हमेशा प्रेजेंट होती है। अब जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, हम प्रेजेंट इंडेफिनेट की बात कर रहे हैं, तो इसे हेल्पिंग वर्ब की रिक्वायरमेंट लगेगी। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब कौन होगी, अब यहाँ पे ये हटा दो और एक टेबल क्रिएट करते हैं। हम एक टेबल हम ऑलरेडी कर चुके हैं, हैज और हैव के केस वाला ही, वही वाला हम यहाँ पे कर रहे हैं। वर्ब की बेस फॉर्म, जब मैं टेबल क्रिएट करवाती हूँ तो मैं बेस फॉर्म का भी ध्यान रखते हैं हम लोग। अच्छा, अब अगर मैं बोलूं कि मैंने आपको ऑलरेडी बोला हुआ है कि बी को छोड़ के बाकी सबकी जो बेस फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म होती है वो सिमिलर होती है, राइट। बी को छोड़ के बाकी, जो बी को ऑलरेडी मैंने पढ़ाया हुआ है, तो बी को छोड़ के बी के अलावा जितनी भी वर्ब्स हैं जो मेन वर्ब का काम करती हैं, उनकी फर्स्ट फॉर्म और बेस फॉर्म सेम ही होती है। अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब के रूप में, तो हम ले लेते हैं डू। डू हमारा बेस वर्ब है, इसका फर्स्ट फॉर्म भी क्या होता है, डू। सेकंड फॉर्म क्या होता है, डिड। थर्ड फॉर्म क्या होता है, डन। फोर्थ फॉर्म डूइंग, और फिफ्थ फॉर्म क्या होता है, डज। डज कैसे बना है, ये डू में ईएस जोड़ दिया तो ये बन गया हमारा डज। एक नॉर्मल वर्ब ले लेती हूं मैं, जैसे मैं ले लेती हूँ गो। गो क्या है, बेस फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म भी गो ही है। सेकंड फॉर्म क्या होता है इसका, वेंट। थर्ड फॉर्म क्या है, गॉन। फोर्थ क्या है, गोइंग।
और फिफ्थ क्या है, गोज। गोज भी ऐसे ही बना है गो में, राइट। और ले लेते हैं जैसे वर्क हो गया, वर्क फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड बेस फॉर्म भी यही है, फर्स्ट फॉर्म भी यही है। फिर उसके बाद वर्कड हो गया, यहाँ भी वर्कड ही हो जाता है, यहाँ वर्किंग हो जाएगा, और यहाँ पे फिफ्थ फॉर्म के रूप में वो वर्क्स हो जाएगा। अच्छा, यानी कि अगर मैं यहाँ पे, हम जब ये सेंटेंस बना रहे थे तो हमने क्या लिखा था, हम यहाँ पे छोटा छोटा लिख लेते हैं। हमने मान लो लिख दिया शी गोज टू स्कूल एवरी डे, हमने यही लिखा था कि वो हर रोज स्कूल जाती है। अब इसका मुझे नेगेटिव बनाना है। गोज कौन सी फॉर्म है, गोज वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है, यानी इसकी हेल्पिंग वर्ब भी इसी में से निकल के आएगी। तो हम जानते हैं कि जो इंडेफिनिट टेंसेस होते हैं उनके नेगेटिव जब सेंटेंस बनते हैं तो उसकी हेल्पिंग वर्ब या तो डू होती है या डज होती है। अब हमने देखा कि गोज कौन सी फॉर्म थी, फिफ्थ थी, तो उसकी हेल्पिंग वर्ब भी उसी कैटेगरी की होगी, यानी सिंगुलर ही तो होगी ना वर्ब भी, तो हमारी यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कौन हो जाएगी, यहाँ पे सिंगुलर। तो इसका अगर मैं नेगेटिव बनाऊंगी तो बनेगा शी, अब मैंने बना दिया डज, फिर नॉट, शी डज नॉट। अब मुझे मेन वर्ब तो लगानी है क्योंकि ये तो हेल्पिंग वर्ब हो गई, अब ये नॉट आ गया, अब मेन वर्ब तो आएगी ही आएगी। अब मेन वर्ब कौन सी आएगी, जब ऑलरेडी हमने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब को चेंज कर दिया तो अब मेन वर्ब को चेंज करने की जरूरत नहीं है। फिर अब मेन वर्ब आपकी अपनी फर्स्ट फॉर्म में ही आ जाएगी, यानी गो। शी डज नॉट गो टू स्कूल एवरी डे, वो हर रोज स्कूल नहीं जाती है। कल की क्लास में मैं बहुत सारे आपको सेंटेंसेस करवा दूंगी, कोई दिक्कत नहीं रहेगी, ताकि हमारी चीजें बहुत अच्छे से एकदम स्ट्रेंथ, मतलब वो एकदम स्ट्रांग हो जाए। तो कल की क्लास में हम बहुत सारे सेंटेंस कर लेंगे, अभी यहाँ फोकस करते हैं। हेल्पिंग वर्ब कौन आ गई, डज, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हमने चेंज कर दिया, गोज है, गोज की हेल्पिंग वर्ब भी तो उसी लिस्ट से आएगी ना, तो ये तो डज हो गई हमारी, ये फिफ्थ फॉर्म ही है। और जब ऑलरेडी हमने हेल्पिंग वर्ब को अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज कर दिया तो मेन वर्ब को हम चेंज नहीं करेंगे, मेन वर्ब अपने फर्स्ट फॉर्म में ही आएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब कौन है हमारी, डज। हेल्पिंग वर्ब कौन है, डज, फिर आएगा नॉट, फिर मेन वर्ब। अब मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आएगी, जब ऑलरेडी हमने यहाँ पे डज लगा दिया तो मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आएगी, और फिर हमारा जो भी ऑब्जेक्ट है वो आ जाएगा। अब हम लोग जब बोलते हैं तो हमें याद रखना है डज नॉट को अलग अलग बोलने की बजाय आप उसको एक ही साथ बोलेंगे और वो बन जाएगा डजंट। आप उसको एक ही साथ बोलेंगे, वो बन जाएगा डजंट। मैंने क्या बोला, फिर मैं बोलूंगी शी डजंट गो टू स्कूल एवरी डे, शी डजंट गो टू स्कूल एवरी डे। आपसे कोई भी पूछेगा कि ये डज ही क्यों आया, डू क्यों नहीं आ सकता यहाँ पे, तो आप बोलेंगे डज जो है ये वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है, गोज भी तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है, तो उसी कैटेगरी का सेम ही तो आ सकता है ना। तो यानी यहाँ पे डज आएगा। अगर ऑलरेडी हमने अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हमने हेल्पिंग वर्ब को चूज कर लिया, अब मेन वर्ब में कोई भी हम चेंज नहीं करेंगे तो हमारी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ये स्ट्रक्चर क्लियर हो गया। अब इसका देख लेते हैं। अगर अब हमें इस वाले सेंटेंस यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ में नेगेटिव बनाना होगा, तो अब इसका बना लेते हैं। चलो, दे गो टू स्कूल का अगर हम नेगेटिव बनाएंगे तो क्या बनेगा, इसका बनेगा दे गो टू स्कूल का नेगेटिव क्या बनेगा, दे। अब इसमें भी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, अब इसमें भी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, तो हेल्पिंग वर्ब कैसे चुने। अगर हम गो को देखते हैं तो गो कहाँ से आया है, फर्स्ट फॉर्म से आया है, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब कौन हो गई, डू हो गई। दे डू नॉट, और यहाँ तो गो आएगा ही आएगा, और वैसे भी आएगा क्योंकि अगर हमने हेल्पिंग वर्ब को अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज कर दिया तो मेन वर्ब में बदलाव नहीं होगा। दे डू नॉट गो टू स्कूल एवरी डे, वे मुझे हर रोज कॉल नहीं करते हैं, सो दे डू नॉट कॉल मी एवरी डे, ऐसे बना देंगे हम लोग, राइट। और अगर मैं बोलूं कि वो हमेशा मुझे कॉल करती है तो मैं बोलूंगी शी ऑलवेज कॉल्स मी, और हमेशा कॉल नहीं करती है शी डज नॉट ऑलवेज कॉल मी। कॉल्स नहीं बोलेंगे डज लगाने के बाद। इसका स्ट्रक्चर क्या था, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब डू, फिर हमारा नॉट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और फिर हमारा ऑब्जेक्ट।
यहाँ बच्चे गलती नहीं करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि फर्स्ट फॉर्म तो यहाँ भी यूज कर रहे थे, यहाँ भी कर रहे थे, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेन जो एरर वो हो जाता है, वो इस पॉइंट में एरर हो जाता है। इसीलिए मैंने इसको एक्स्ट्रा हाईलाइट भी किया कि जब हमने ऑलरेडी डज लगा दिया तो फिर हमें यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, फिर हम वर्ब की फिफ्थ फॉर्म नहीं लगाएंगे क्योंकि ऑलरेडी हमने उसको सिंगुलर बना दिया है। अब हम ऑलरेडी जब ये समझ गए कि इंडेफिनेट में हेल्पिंग वर्ब कौन सी आती है, अब अगर हमें हेल्पिंग वर्ब पहचान लिया हमने फर्स्ट फॉर्म से, अगर कोई भी प्रेजेंट में पॉजिटिव सेंटेंस अवेलेबल है, चाहे वो सिंगुलर सब्जेक्ट का हो या प्लूरल सब्जेक्ट का हो, आप आसानी से अब उसका नेगेटिव बना सकते हैं क्योंकि हेल्पिंग वर्ब आपको पता चल गया। और अगर आपको हेल्पिंग वर्ब पता चल ही गया है तो अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या दिक्कत आएगी, क्योंकि अब इसमें इंट्रोगेटिव में क्या होता है, हमेशा जब हम सवाल पूछते हैं, मैं पहले से ही बता रही हूँ, आप लिख लो, जब हम सवाल पूछते हैं तो क्वेश्चन पूछने के दो तरीके हो सकते हैं। कोई पर्सन है जो आपसे सिर्फ यस या नो में आंसर चाहता है, ऐसे क्वेश्चंस को जब हम स्टार्ट करते हैं, यानी जो इसका स्ट्रक्चर बनता है, उसमें सबसे पहले आपकी सिर्फ हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर सब्जेक्ट और फिर मेन वर्ब। ये जनरल स्ट्रक्चर है, मीन्स हर एक पे अप्लाई होता है। बट अगर हम जब क्वेश्चन पूछ रहे हैं और अगर मेरा क्वेश्चन में मैं आपसे हाँ या ना के अलावा कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपसे लेना चाहती हूँ, तो फिर मुझे वहां पे एक अपना WH वर्ड लगाना होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट और फिर मेन वर्ब। तो ये आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करना चाहिए कि मैम कब हम सिर्फ हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत कर देते हैं और कब हम उससे पहले कोई एक्स्ट्रा वर्ड यूज करते हैं। अगर आप, जैसे मैंने बोला, अगर मैं पूछूं कि क्या वो हर रोज स्कूल जाती है, तो आंसर आप हाँ या ना में दे सकते हैं। तो फिर हमने बोला हेल्पिंग वर्ब हमेशा आपकी सब्जेक्ट से पहले आती है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में। तो डज शी गो टू स्कूल एवरी डे, आप बोलेंगे यस जाती है, नहीं तो नो। बट अगर मैं पूछना चाहती हूँ वो हर रोज स्कूल क्यों नहीं जाना चाहती है, तो आप आंसर हाँ या ना में तो नहीं दे सकते, इसके अदर भी आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे देनी पड़ेगी ना। तो इसीलिए फिर आपको यहाँ पे डज से आप नहीं बनाएंगे, आप एक WH वर्ड लगाना पड़ेगा। मैंने कहा क्यों, क्यों का होगा वाई, तो वाई डज शी नॉट गो टू स्कूल एवरी डे, वाई डज शी, या मैं कहूँ वो हर रोज उसको फोन क्यों करती है, वाई डज शी कॉल हिम एवरी डे, वाई डज शी कॉल हिम एवरी डे, वो हर रोज उसे फोन क्यों करती है, वाई डज शी कॉल हिम एवरी डे। अच्छा, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हमें कोई इशू नहीं आएगा। अब हाँ मैम बिल्कुल नहीं आएगा, तो कैसे हम बनाएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को, हम बनाएंगे हमेशा हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है वो प्रेजेंट होगी, आंसर यस नो में होगा तो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब होगी, यस नो के अलावा कुछ भी होगा तो एक WH वर्ड अकॉर्डिंगली आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग बना देते हैं। तो यानी इस डज को हम आगे लगा देंगे, तो डज हमारा आगे आ गया, डज शी कॉल हिम एवरी डे, क्या वो उसको हर रोज फोन करती है, हम ऐसे बोल सकते हैं, क्या वो उसको हर रोज फोन करती है। तो सेम ही स्ट्रक्चर है यार, जब ऑलरेडी डज लगा दिया तो मेन वर्ब के रूप में फर्स्ट फॉर्म, तो वैसे ही हमने यहाँ पे कॉल लगा दिया। ठीक है, तो स्ट्रक्चर क्या बना हमारा, हेल्पिंग वर्ब आई, हेल्पिंग वर्ब मतलब डज आई, यहाँ पे डज आया यहाँ पे, फिर उसके बाद में हमारा कौन आएगा, सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में हमारा कौन आएगा, मेन वर्ब आएगा, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और फिर हमारा ऑब्जेक्ट। डन है, हाँ मैम डन है। अगर हम बोले यही आंसर मुझे हाँ या ना के अलावा कुछ और होता तो फिर यहाँ पे हमारा एक WH वर्ड जुड़ जाता। मैम अगर ये सेंटेंस नेगेटिव में होता तो आप ऐसे कर सकते हैं, जब आप इसको बाइफरकेट यानी कि सेपरेट करके लिख रहे हैं तो डज यहाँ आ गया, सब्जेक्ट आ गया, फिर यहाँ पे नॉट आ जाएगा, क्योंकि जो नॉट होता है वो आपका हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आता है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट आता है। तो अगर आप नॉट को अलग से लिख रहे हैं तो ये सब्जेक्ट के बाद आ जाएगा, और अगर आप इसको कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिख रहे हैं तो ये पहले आ जाएगा। अगर मैं, और हम जब बोलते हैं तो बोलने में हमेशा हमें कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का ही यूज करना है। तो आप बोलेंगे वाई डजंट शी कॉल मी एवरी डे, वो हर रोज मुझे फोन क्यों नहीं करती है, वाई डजंट शी कॉल मी एवरी डे। अच्छा, इसका अगर हमारा इंट्रोगेटिव बन गया तो इसके इंट्रोगेटिव बनाने में हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। सेम एस यहाँ पे हम डू को आगे उठा देंगे, फिर हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा, बिल्कुल सब्जेक्ट आ गया, फिर हमारा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ गया और हमारा ऑब्जेक्ट आ गया, बन गया सेंटेंस। अब मैंने बोला दे डू नॉट गो टू स्कूल, वे स्कूल नहीं जाते हैं। अब मैं बोलूं क्यों नहीं जाते हैं, तो वाई लगाएंगे, वाई डोंट दे गो टू स्कूल,
एवरी डे। तो ये एक प्रॉपर आपका स्ट्रक्चर है जो आपके पास होना चाहिए। और अब इस स्ट्रक्चर पे आपको जो क्या बोलते हैं फ्लुएंसी आपकी जो आएगी, आपकी जो पकड़ बनेगी वो तब बनेगी जब आप इस स्ट्रक्चर के बहुत सारे सेंटेंसेस आप क्या करेंगे, आप खुद से बनाएंगे। मैं तो आपको कल प्रोवाइड करूंगी बहुत सारे, है ना, अराउंड 100 सेंटेंसेस मैं आपको कल की क्लास में करवा दूंगी इसके रिलेटेड। बट अब लिखने में और बोलने में ना बहुत डिफरेंस है हमारा। लिखने में क्या है कि हम जब लिख रहे हैं तो काइंड ऑफ हम थोड़ा सा आंखों से देख रहे हैं तो वहां पे हमारे को समझ में आती है। बोलने के टाइम पे स्पीड हमारी फास्ट रहती है तो कंफ्यूजन भी होता है और एरर भी ज्यादा हो जाते हैं और बच्चे हेजिटेट भी ज्यादा करते हैं। अब इसको आप इम्प्रूव कैसे करेंगे? जैसे मैं आपको पढ़ाने के लिए एक कैमरे का इस्तेमाल कर रही हूँ, है ना, उसी मैनर में आप भी अपने आप को रिकॉर्ड करेंगे। इससे ये होगा कि आप ऐसे सपोज करिए कि आप 10 सेंटेंसेस हैं, आपने बोला कि मेरे को ना 5 या 10 सेंटेंस हैं जो मुझे प्रेजेंट इंडेफिनिट में बोलने हैं, यानी मुझे अपने बारे में ही बताना है। तो फिर आप बस सोच लिए, आपने प्रिपेयर करना था, जो करना था कर लिया। अब आप बोलने के टाइम पे बोलो, फोन में रिकॉर्ड करो अपने आप को। इससे ये होगा कि आप तुरंत तो आप अपने आप को नहीं करेक्ट कर पा रहे हो, बट जब आप सुनोगे तो आप अपने आप की हर एक लाइन को नोटबुक में लिखते हुए देखो कि ओ ये तो मैंने गलत बोल दिया। इससे क्या होगा, जब अगली बार आप बोलेंगे तो आप ऑलरेडी अपने आप को करेक्ट कर लेंगे। इसी से हमारी कम्युनिकेशन इंप्रूव होती है। पढ़ने के 2 तरीके हैं, एक है हमारी डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश और एक है हमारी कम्युनिकेटिव। जो हम बोल रहे हैं तो डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश आपकी अच्छी हो जाएगी, लेकिन कम्युनिकेटिव के लिए आपको खुद ही वर्क करना पड़ेगा। और वो मीडियम है, फोन का आप यूज करिए, अपने आप को रिकॉर्ड करिए और सुनिए। इसी से फिर आपकी फ्लुएंसी और स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि हम मिस्टेक करते हैं, दिस इज वेरी नॉर्मल, इट्स नॉट समथिंग अब नॉर्मल, बट कोशिश करनी है हम अपने आप को कम से कम एरर में फंसाएं। ओके डन। तो ये स्ट्रक्चर हो गया। स्ट्रक्चर अगर आपको डन है तो आपके बहुत सारी बातें हो गई क्लियर। अब इसी स्ट्रक्चर पे मेरे दिमाग में आपसे एक सवाल आ रहा है। सवाल ये है, जैसे हम डू एंड डज को यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज कर रहे हैं, तो क्या मैं एक ही सेंटेंस के अंदर में डज और डू यूज कर सकती हूँ? मेरे क्वेश्चन समझ में आया? यानी एक ही सेंटेंस में मैं ऐसे कर सकती हूँ डज प्लस डू, या डू प्लस डू, या डज प्लस डज। क्या कह रहे हो मैम आप? मैं तो सही कह रही हूँ, तुम लोग शायद समझ नहीं रहे हो। चलो इस लाइन को समझते हैं। अब मैं इसको हटा देती हूँ। सी, मैंने कहा क्या हम एक सेंटेंस में अकेले डज यूज कर सकते हैं? ओनली डज। मैम डज ओनली कैसे आएगा? उसके बाद कोई मेन वर्ब तो आएगी नहीं। मेन वर्ब को ही डज बना दे या डज को ही मेन वर्ब बना दे। अगर मैं बोलूं शी डज दिस वर्क एवरी डे, तो क्या ये सेंटेंस गलत है? डज दूसरी वर्ब कहाँ है यहाँ पे? डज तो हमने हेल्पिंग वर्ब के रूप में पढ़ा था। दे डू दिस वर्क एवरी डे। यहाँ पे भी डू मेन वर्ब बन रहा है, डज मेन वर्ब बन रहा है। ऐसा पॉसिबल है क्या? क्या हम डू एंड डज को मेन वर्ब बना सकते हैं? नहीं, ये तो हेल्पिंग वर्ब होते हैं। ऐसा किसने बोला? डू एंड डज अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट है। और सेल्फ सफिशिएंट का मतलब क्या होता है? जब कोई भी वर्ब, ये टेबल ऐसे ही थोड़ी बनाया था, इसके पीछे बहुत काम था मेरे को। कोई भी वर्ब जब हमारी इस टेबल में आ पाती है, यानी किसी भी वर्ब के हम 5 फॉर्म्स लिखने में कैपेबल होते हैं, यानी वो आई हुई वर्ब हमारी मेन वर्ब भी बन सकती है। जो हमने इज एम आर वाले फॉर्म्स में ऑलरेडी सीख रखा है, यानी बी के फॉर्म्स में, हैज हैव में हमने ऑलरेडी सीख रखा है। हैज को, अरे इसमें लिखो जरा, लिखते हैं, हाँ लिखते हैं। सीखा था ना, हैव हमारा वर्ब का बेस फॉर्म था, हैव हमारा फर्स्ट फॉर्म है, फिर हैड हमारा सेकंड फॉर्म था, हैड ही हमारा थर्ड फॉर्म है, और फोर्थ फॉर्म हमारा हैविंग था, और फिफ्थ फॉर्म था हैज। इसीलिए तो रे बाबा, जब हमने हैज वाले सेंटेंस बनाए थे तो उनकी हेल्पिंग वर्ब डज बनी थी। तो यानी कि ये डू डज डिड डन डूइंग, ये वाले डू डज डिड ये मेन वर्ब की तरह काम करते हैं। डूइंग ये सब मेन वर्ब की तरह काम कर सकते हैं, सारे के सारे।
आज हम किस पे फोकस कर रहे हैं, आज हम इन दोनों को आपको मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल करवा के दिखाते हैं। अब देखो, शी डज दिस वर्क एवरी डे, यानी वह यह काम प्रतिदिन करती है। हाँ यार, हिंदी में तो एकदम सही आ रहा है, तो यानी इंग्लिश में भी तो एकदम सही है, गलत कैसे है ये? बिल्कुल करेक्ट है, ये वो हर रोज ये काम करती है। अब आप एक सेंटेंस आपने बहुत बार सुना होगा कि आपके पिताजी क्या करते हैं, ऐसे बोलते हैं ना, आपके पिताजी क्या करते हैं। क्या कैसे पूछते हैं ये सेंटेंस को? व्हाट, क्या करते हैं, और सवाल पूछ रहे हैं आपके पिताजी क्या करते हैं। शायद आपने ये आंसर दिया होगा, पूछने वाले ने ऐसे पूछा होगा, व्हाट डज योर फादर डू, व्हाट डज योर फादर डू। ओ शिट मैम, ये क्या हो रहा है? अरे बाबा, ये तो क्या हो रहा है, डज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हो गया और डू यहाँ पे मेन वर्ब हो गया। व्हाट डज योर फादर डू, आपके पिताजी क्या करते हैं, तो ये डज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हो गया, डू यहाँ पे मेन वर्ब हो गया। डज यहाँ पे मेन वर्ब का काम कर रहा था, जैसे आपने कहा माय फादर डज दिस वर्क एवरी डे, मेरे पिताजी ये काम हर रोज करते हैं। जैसे आप बोल सकते हैं माय फादर, मेरे पिताजी कभी कभी मुझे पढ़ाते हैं, या यूजुअली यानी अक्सर मुझे पढ़ाते हैं, यूजुअली टीचेस मी, यही बोलोगे ना, टीचेस बोलोगे ना, क्योंकि वर्ब की फिफ्थ फॉर्म प्लूरल सिंगुलर वाली यूज करोगे, फादर सिंगुलर है तो। मेरे फादर अक्सर मुझे पढ़ाते हैं, माय फादर यूजुअली टीचेस मी। टीचेस क्यों लगाया? फादर के अकॉर्डिंग, फादर क्या है, प्लू सिंगुलर है, तो हमने वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाई कि एस वाली। और टीच, मैंने बोला आई के साथ टीच आया था, लेकिन जब ही शी इट होंगे तो उनके साथ टीचेस ही आ जाएगा ना। हाँ, अब अगर हम इसका नेगेटिव बनाएंगे तो क्या बनेंगे, माय फादर डज नॉट, है ना, यूजुअली टीच में, अक्सर मुझे नहीं पढ़ाते हैं वो। तो इसका हम नेगेटिव कैसे बना रहे थे, हेल्पिंग वर्ब कौन थी, डज थी। यहाँ पे मेन वर्ब कौन है, डज है, क्योंकि यही मेन वर्ब है। अब जब हम इसकी हेल्प, अब इसका नेगेटिव बनाएंगे तो इसका नेगेटिव कैसे बनेगा, शी डज मेन वर्ब है, मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म है, फिफ्थ फॉर्म है, तो मेन वर्ब का फिफ्थ फॉर्म हेल्पिंग वर्ब हम प्रेजेंट टेंस में देखते हैं, जब भी मेन वर्ब फिफ्थ फॉर्म में होती है उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डज होती है। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब डज हो गई, शी डज नॉट। और जब हेल्पिंग वर्ब डज होती है तो मेन वर्ब क्या होती है, फर्स्ट फॉर्म होती है, तो शी डज नॉट डू दिस वर्क, वह यह काम नहीं करती है, शी डज नॉट डू दिस वर्क, वह यह काम नहीं करती है, मेरे पिताजी ये काम नहीं करते हैं, माई फादर डज नॉट डू दिस वर्क, मेरी माताजी ऐसा काम नहीं करती है, माई मदर डज नॉट डू दिस वर्क। आई डोंट, अपने बारे में बाद में बोलेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट देखते हैं। माई सिस्टर डज नॉट डू दिस वर्क, मेरी बहन ये काम नहीं करती है। मोहन ऐसा काम नहीं करता है, मोहन डज नॉट डू दिस वर्क। क्या ये सेंटेंस गलत है? बिल्कुल नहीं गलत, सब सही है। मोहन ये काम करता है। किसी ने पूछा कि ये सिलाई का काम कौन करता है, मैंने कहा मोहन करता है, मोहन डज दिस वर्क। बात समझ में आ रही है? ये डज जो है ये मेन वर्ब भी बन सकती है, और जब इन्हीं सेंटेंस का, जहां पे डज आपका मेन वर्ब बनी हुई है, और जब इन्हीं का हम लोग हेल्पिंग वर्ब नेगेटिव बनाएंगे, और जब नेगेटिव बना रहे हैं यानी हमें हेल्पिंग वर्ब तो चाहिए ही चाहिए, हेल्पिंग वर्ब चाहिए ही चाहिए, और जब वर्ब की फिफ्थ फॉर्म मेन वर्ब बन रही है तो उसकी हेल्पिंग वर्ब डज बनती है, तो डज यानी कि यहाँ पे हेल्पिंग हो गई। और जब हमारी हेल्पिंग वर्ब डज होती है फिर उसके बाद नॉट आता है, तो मेन वर्ब कौन होती है, फर्स्ट फॉर्म होती है। और डज वाली जो लिस्ट आपको लिखवाई है उसका फर्स्ट फॉर्म कौन है, डू है, यानी कि यहाँ पे डू क्या काम कर रहा है, मेन वर्ब का काम कर रहा है। तो मैं आपके लिए एक नोट बना के यहाँ लिख देना चाहती हूँ कि जो डज है उसको हम मेन वर्ब की तरह यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कौन से सेंटेंस में, पॉजिटिव सेंटेंस में, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में। अगर हम इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो इसका नेगेटिव सेंटेंस कैसा बनेगा, डज नॉट के साथ में डू हमारा मेन वर्ब हो जाएगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और यहाँ पे डज हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई, और फिर ये हो गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस। इसका अगर हमें इंट्रोगेटिव बनाना है तो यही बन जाएगा, क्या मोहन ये काम करता है, क्या मोहन ये काम करता है, डज मोहन डू दिस वर्क, डज मोहन डू दिस वर्क। बात समझ में आ रही है ना? यानी हम डज एंड डू को एक साथ यूज कर सकते हैं, डज एंड डू एक साथ यूज कर सकते हैं, डज को अकेले यूज कर सकते हैं मेन वर्ब की तरह, और डज एंड डू, जब डज आपका मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है
उसी सेंटेंस का नेगेटिव बनेगा या इंट्रोगेटिव बनेगा, जिसमें डज हेल्पिंग हो जाएगा और मेन हो जाएगा हमारा डू। बात क्लियर है? कोई पूछेगा ऐसा क्यों हो रहा है, तो आप कहोगे डज कौन सी लिस्ट में है, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है, और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म जब मेन वर्ब का काम करती है तो उसकी हेल्पिंग वर्ब कौन होती है, डज होती है। तो डज यहाँ हेल्पिंग वर्ब हो गया, और मेन वर्ब कौन होती है, इसी लिस्ट का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। तो डज जो यहाँ पे फिफ्थ फॉर्म था उसकी फर्स्ट फॉर्म कौन है, डू है, तो यानी यहाँ पे डू आ गया हमारा। यानी ये बात हमें क्लियर है। तो डज के साथ डज डज नहीं लगा सकते दो बार में, लेकिन डज एंड डू यूज कर सकते हैं, ये हेल्पिंग वर्ब और फिर ये मेन वर्ब की तरह। और डज को अकेले यूज कर रहे हैं तो मतलब वही अपने आप पे मेन वर्ब है, और इसका मतलब करना, ये काम करती है और नहीं करती है, ऐसे वाला हो गया, करते हैं नहीं करते हैं। ओके, ये हमें क्लियर है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में। तो डज को अकेले यूज कर सकते हैं मेन वर्ब की तरह, जब हम बोलते हैं कि ये काम करती है, करना है, करती है वाला या करते हैं वाला। तो करते हैं मतलब मोहन ये काम करता है, तो करता है या करती है वाले के सेंस में ये आ गया हिंदी में। नहीं करती है, नहीं करता है, तो डज प्लस नॉट, क्या करती है, क्या करता है, तो वही बोला हो गया। व्हाट डज शी डू, वो क्या करती है, आपको पूछ सकता है ना, आप बोल सकते ना व्हाट डज शी डू एवरीडे, वो हर रोज क्या करती है, व्हाट डज शी डू एवरीडे, वो हर रोज क्या करती है। तो क्वेश्चन में जब हम लोग देखते हैं कि दीज आर द 500 कॉमन सेंटेंसेस, उससे पहले हम उसका लॉजिक सीख लेंगे ना, तो हमें बहुत मजा आएगा। व्हाट डज शी डू एवरीडे आप पूछते हैं, जैसे आपसे कोई पूछता है व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग, आप मतलब रोजमर्रा की जिंदगी के लिए क्या करते हैं, जीने के लिए क्या करते हैं, तो इसका हम बोलते हैं व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग, आप क्या करते हैं। स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है, व्हाट डज शी डू, वो क्या करती है। What does she do in this company, वो इस कंपनी में क्या काम करती है। What does she do in this company, वो इस कंपनी में क्या काम करती है। आप समझ रहे हैं क्वेश्चन का स्ट्रक्चर क्या बन रहा है। अगर आपको ये सिंगुलर वाला समझ आ गया तो आपको प्लूरल वाला समझने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी। यानी डू भी मेन वर्ब की तरह काम कर सकता है, जो कि यहाँ पे है, फर्स्ट फॉर्म में है, बिल्कुल है। और फर्स्ट फॉर्म होती है प्रेजेंट टेंस के पॉजिटिव, मतलब प्रेजेंट टेंस के प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। यानी डू को हम मेन वर्ब की तरह यूज करवा सकते हैं, बिल्कुल करवा सकते हैं। डू अकेला सेंटेंस में मेन वर्ब की तरह आ जाएगा। बट अगर हम इसी सेंटेंस को नेगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाना चाहेंगे तो हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए। ये जब फर्स्ट फॉर्म होती है उसकी हेल्पिंग वर्ब कौन होती है, डू होती है। उसके बाद में फिर नॉट आ जाएगा, और मेन वर्ब क्या है, इसी डू का फर्स्ट फॉर्म कौन हो जाएगा, डू हो जाएगा। तो यहाँ पे हम डू प्लस डू एक साथ यूज कर सकते हैं, जैसे दे डू दिस वर्क एवरीडे, यानी मैं ये काम रोज करता हूँ। आप बोलते हो ना ये काम तो मैं रोज करता हूँ, आई डू दिस वर्क एवरीडे, क्या गलत बोलते हो, नहीं आप बोलते हो ना ये काम तो मैं रोज करता हूँ, आई डू दिस वर्क एवरीडे, मैं ये काम रोज करता हूँ, आई डू दिस वर्क एवरीडे, मैं ये काम रोज करता हूँ, बिल्कुल सही है, डू दिस वर्क एवरीडे। अब इसी का बोला नहीं ये काम मैं रोज नहीं करता, हिंदी में नहीं बोलते हैं क्या, ये काम मैं रोज नहीं करता, अब इसका नेगेटिव कैसे बनाओगे। और एक बहुत चिंता वाला समय, अरे चिंता किस लिए है यार, यहाँ पे डू करने वाली है तो ये मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म का हेल्पिंग वर्ब कौन होता है, डू होता है, तो डू हो गया। इसी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे तो ये खुद डू है, तो आई डू नॉट डू दिस वर्क एवरी डे, दिस वर्क एवरी डे, मैं ये काम हर रोज नहीं करता हूँ, आई डू नॉट डू दिस वर्क एवरी डे। अब इसको जब मैंने बोला बोलेंगे तब हम लोग तो इसको कंबाइन करके बोलेंगे, आई डोंट डू दिस वर्क एवरी डे, हिंदी में नहीं बोलते हैं, बिल्कुल बोलते हैं आई डोंट डू दिस वर्क एवरी डे, मैं ये काम हर रोज नहीं करता हूँ, आई डोंट डू दिस वर्क एवरी डे, मैं ये काम हर रोज नहीं करता हूँ। यानी कि हम डू प्लस डू को सेंटेंस में यूज कर सकते हैं जब हमारा सेंटेंस नेगेटिव या इंट्रोगेटिव में है, और अकेले डू को हम यूज कर सकते हैं जब हमारा सेंटेंस पॉजिटिव है, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है। डज को अकेले मेन वर्ब की तरह यूज कर सकते हैं जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, और डज प्लस डू को हम यूज करते हैं जब वही सब्जेक्ट सेंटेंस को हमें नेगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाना है। डज को एक साथ यूज नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे ये वाला डज हेल्पिंग वर्ब हो गया और ये मेन वर्ब हो गया, और जब डज हमने ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब लगा दिया है तो मेन वर्ब हमारा फर्स्ट फॉर्म में आता है, लेकिन डज तो फिफ्थ फॉर्म है, तो यानी कि फिर यहाँ पे हमें फर्स्ट फॉर्म यूज करनी पड़ेगी जो कि डू आएगा। बात समझ में आई, ये स्ट्रक्चर समझ में आई, ये हिंदी में तो आप रोज बोलते हो। आपसे कोई पूछ रहा है व्हाट डज योर फादर डू, आपके पिताजी क्या करते हैं, व्हाट डज योर फादर डू, यही सेम स्ट्रक्चर फॉलो हुआ था वहां पे। आप बोलेंगे माय फादर डज दिस वर्क, या फिर आप इसका आंसर बोल देते हो माय फादर वर्क्स इन दिस कंपनी, मेरे पिताजी इस कंपनी में काम करते हैं। आप ऐसे आंसर करते हो ना, माय फादर वर्क्स इन दिस कंपनी, वर्क्स इन दिस कंपनी। माय मदर डज नॉट डू हाउस होल्ड वर्क,
मेरी मम्मी घर का काम नहीं करती, माई मदर डज नॉट डू हाउस होल्ड वर्क, माई मदर डज नॉट डू दिस वर्क। बात समझ में आ रही? आई डू नॉट डू दिस वर्क, व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग? अब जीने के लिए क्या करते हैं, राइट? आई स्टडी, या फिर आई एम ए स्टूडेंट राइट नाउ, मैं अभी पढ़ रहा हूँ। ये आपको खुद से सीखना है, ये रटना नहीं है। आई होप ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, ये चीजें समझ में आ गई होंगी कि यस, डज को हम अकेले यूज कर सकते हैं, डज एंड डू एक सेंटेंस के अंदर आ सकता है, डू को अकेले यूज कर सकते हैं, डू एंड डू एक सेंटेंस के अंदर आ सकता है। डन है ये चीज। अब बस थोड़ी सी चीज और देख लेते हैं हम लोग। ओके, तो चलो अब हम इसको आगे देखते हैं। तो हम देखते हैं इसका यूज कहाँ कहाँ करते हैं, ठीक है। अब जैसे हम लोग, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा प्रोफेशन क्या है, प्रोफेशन मीन्स मेरा रूटीन क्या है, मेरा रूटीन पढ़ाने का है। तो अगर मैं बोलूं कि मैं पढ़ाती हूँ, ये हो गया आई टीच। ओके, अगर अगर हम बोलें माय फादर वर्क्स, मैंने फिर से पहले बताया था, इन अ प्राइवेट कंपनी, मेरे पिताजी एक प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं। तो ये अगेन उनका प्रोफेशन हो गया, और वो उनका एक परमानेंट एक्शन भी बता रहा है। हाँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट ये परमानेंट एक्शन भी बताते हैं, क्योंकि मेरा पढ़ाना परमानेंट एक्शन है। और अब पढ़ाना परमानेंट एक्शन है, एग्जैक्ट नहीं बता रहा, बट मैं पढ़ाती हूँ, ये तो कंफर्म है ना आपको, ये तो पता चल गया आपको। उसका रूटीन है पढ़ाने का, उसकी हैबिट क्या है, हैबिट बता रहा है वो। जैसे मान लेते हैं उसकी आदत है मुझे कभी कभी फोन करने की, तो हम क्या बोलेंगे, ही समटाइम्स कॉल मी, ही समटाइम्स कॉल्स मी, वो कभी कभी मुझे कॉल करता है। और हम क्या बोल सकते हैं, उसकी हैबिट है वहां जाने की, है ना, दे यूजुअली गो देयर, वे अक्सर वहां जाते हैं, आदत बता रहा है ये। ओके, कोई इंसान है जो शायद ही कभी लेट आता है, शी सेल्डम कम्स लेट, हम बोलेंगे वो शायद ही कभी लेट आती है, शी सेल्डम सेल्डम कम्स लेट, शायद ही वो कभी है जो लेट आती है। आपका रूटीन बता रहा है, हैबिट बताता है ये आपकी आपकी ये क्या बता रहा है। अच्छा, जैसे आप और देखो, जैसे आप बोलते हो कि मेरी माता जी मंदिर जाती हैं, ये बचपन की सेंटेंसेस हैं, यूनिवर्सल वाले हैं। माय मदर गोज टू टेम्पल एवरी डे, अब वो कब जाती है ये नहीं है, बट ये उनका एक रूटीन है जाने का, ये है। ये सब आपके किस में आते हैं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में आते हैं, आप इनका नेगेटिव बना सकते हो। आपका रूटीन है, आपका हैबिट है, आपकी जो यूनिवर्सल चीजें हैं, जो आपकी यूनिवर्सल ट्रुथ है, जो होगा ही होगा, उसमें यूज करते हैं हम। जैसे अब सन है, वो आपका ईस्ट से ही निकलेगा, द सन राइजेज इन द ईस्ट, आप उसको नहीं बदल सकते। अब वो उसका टाइमिंग ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन निकलता तो ईस्ट से ही है, तो ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, राइजेस इन द ईस्ट हमने लगा दिया। और क्या है हमारा, कोई जब हमारे जो जनरल फैक्ट्स होते हैं, जैसे ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है, प्लांट से मिलती है, तो प्लांट्स गिव अस ऑक्सीजन, वो होगा ही होगा। हमारे जो प्रोवर्ब्स होते हैं ये ऑलरेडी फिक्स्ड है हमारे, है ना, कुछ ईडियम्स होते हैं ये ऑलरेडी फिक्स्ड है हमारे, इनके साथ यूज करेंगे। जो न्यूज़पेपर की हेडलाइंस होती हैं उनके साथ हम इनका इस्तेमाल करते हैं। जो न्यूज़पेपर की जो हेडलाइंस होती हैं, जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो उसकी हेडलाइन हमेशा ये दिखाती है, वो किस में लिखी होती है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखी होती है। तो इन सब चीजों के साथ में हम क्या यूज करते हैं, हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं रूटीन बताने के लिए। हैबिट हमारी क्या है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, कोई बात है जो जनरल फैक्ट है जो ऐसा होता ही है, प्रोवर्ब है, इडियम्स है, हेडलाइंस है न्यूज़पेपर वगैरह की, तो उनमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करते हैं। अब ये आपको एक मैंने लिस्ट प्रोवाइड की है जो हमारी काम को, जैसे हमने कहा हमारा रूटीन या हैबिट, उसकी फ्रीक्वेंसी को दिखाती है कि वो काम कब कब होता है। जैसे अगर आप कोई काम हमेशा करते हैं तो आप बोलेंगे आई ऑलवेज डू दिस वर्क, मैं हमेशा ये काम करता हूं, सो आई ऑलवेज डू दिस वर्क। I always brush my teeth before sleeping, तो सोने से पहले मैं हमेशा अपने दांत ब्रश करता हूँ। आप बोलेंगे ना ये, यानी अगर वो काम आप हमेशा करते हैं, जनरली का मतलब भी हो जाता है, ये हमेशा तो आपको 100% को दिखा रहा है,
जनरली आपका कुछ 90% क्या आ जाता है कि मतलब इससे कम हो गया ना, कि अक्सर मैं ये काम करता हूँ, जनरली, है ना, अक्सर करता हूँ ये काम, फ्रीक्वेंटली भी वही हो गया, बार बार, यूजुअली आमतौर पर मैं ये काम करता हूँ, ऑफन मीन्स अक्सर मैं ये काम करता हूँ, समटाइम्स का मतलब होता है कभी कभी। और याद रखना है इसमें एग्जाम्स में एरर भी आ जाता है, वो सम टाइम दे देता है। जैसे अगर मैंने बोला वो कभी कभी मुझे फोन करता है, वो कभी कभी मुझे फोन करता है, तो हम क्या बोलेंगे, ही कॉल्स मी समटाइम, ही कॉल्स मी समटाइम, वो कभी कभी मुझे फोन करता है। तो क्या समटाइम यहाँ पे सही है? नहीं, गलत है। बट वैसे इसका जो एकदम राइट वे होगा वो ऐसे होगा, ही समटाइम्स कॉल मी, कॉल्स मी, सॉरी, ही समटाइम्स कॉल्स मी, क्योंकि समटाइम्स आएगा यहाँ पे, समटाइम नहीं आएगा, क्योंकि जो समटाइम होता है, समटाइम ये होता है किसी समय, समटाइम का मतलब होता है किसी समय। आई विल कॉल यू समटाइम इन द इवनिंग, किसी समय। बट समटाइम्स का मतलब होता है कभी कभी, तो ही समटाइम्स कॉल्स मी, कॉल्स ही आएगा ना, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग। अब ये समटाइम्स मत सोचना कि मैम आपने एस जोड़ दिया, नहीं, ये तो अपने आप में कंप्लीट है, जैसे ऑलवेज है, ऑलवेज की स्पेलिंग में आप ऐसे ही लिखोगे ना, इसमें से ये एस हटा नहीं सकते हो, वैसे समटाइम्स में से आप एस नहीं हटा सकते, और इसकी वजह से ये इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ही रहेगी, ठीक है। यहाँ पे समटाइम्स आएगा, समटाइम नहीं आएगा। हार्डली मतलब मुश्किल से, मैं मुश्किल से ही उसे जानता हूँ, आई हार्डली नो हिम, मतलब मैं मुश्किल से ही उसे जानता हूँ, आई हार्डली नो हिम। अच्छा, और हम इसको और अब थोड़ा सा और लिख लो, हम अपने ओपिनियन भी बताते हैं, इसमें जो आगे लिखा है ना उसमें लिख लो, हम अपने ओपिनियन भी बताते हैं, हम अपनी फीलिंग भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बताते हैं, हम अपने थॉट्स भी प्रेजेंट में ही बताते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। जैसे आई डोंट लाइक हर, मेरा थॉट है, मेरा ओपिनियन है, मैं उसे पसंद नहीं करती, आई डोंट लाइक हर, आई लाइक हर, मैं उसे पसंद करती हूँ, अपनी फीलिंग बता रही हूँ। तो हम अपनी फीलिंग है, ओपिनियन है, थॉट भी, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बताते हैं। मैं मुश्किल से ही उसे जानती हूँ, आई हार्डली नो हिम। रेयरली, रेयरली मतलब मुश्किल से, बेरली मुश्किल से, और सेल्डम भी मुश्किल से ही है। इन तीनों, इन चारों का मतलब यही है, मुश्किल से। ओकेजनली मतलब ओकेजन, जैसे कि फेस्टिव सीजन्स होते हैं, ये ओकेजन होते हैं, रोज रोज तो आते नहीं है, कभी कभी आते हैं, तो वैसे ही ये भी कभी कभी को दर्शाता है। नॉर्मली मतलब आमतौर पर, और नेवर मतलब कभी भी नहीं, है ना। और आई हैव नेवर कॉल्ड हिम, ये नेवर हम उसमें भी यूज कर देते हैं, परफेक्ट में भी हम नेवर का इस्तेमाल करते हैं। आई हैव नेवर कॉल्ड हिम, मैंने उसे कभी कॉल नहीं किया। एंड आई नेवर डू दिस वर्क, ये काम मैं कभी नहीं करती। तो हम ऐसे भी होगा कि इनमें से कुछ शब्द हैं जिनको हम और भी टेंसेस के अंदर में यूज कर सकते हैं, तो वो भी हमें अंडरस्टैंडिंग लेनी है। बट ये हमारी फ्रीक्वेंसी को दिखाता है कि वो काम हम कब करते हैं। मैंने कहा कि आप बोल सकते हैं दे हार्डली दो गो देयर, वे मुश्किल से ही वहां जाते हैं। शी हार्डली कॉल्स मी, वो मुश्किल से ही मुझे फोन करती है। अच्छा, अब अगर आपके मन में एक और चीज मैं आपको बता दूं, शायद आपके मन में ये डाउट आया हो या ना आया हो, बट मुझे बताना जरूरी है। अब इनका प्लेसमेंट क्या होता है, यानी ये एडवर्ब्स हैं, ये सारे के सारे एडवर्ब्स हैं, और ये फ्रीक्वेंसी है ना, फ्रीक्वेंसी वाले एडवर्ब्स हैं ये। बट ये है क्या, एडवर्ब्स हैं ये। अब हम इनके प्लेसमेंट की बात कर लेते हैं। तो इनका जो जनरल प्लेसमेंट होता है वो होता है आपका मेन वर्ब से पहले और हेल्पिंग वर्ब के बाद, है ना। सो ही डज नॉट कॉल्स मी, कैसे आप बोलोगे, या अगर जब जब मैंने बोला कॉल, सो पॉजिटिव सेंटेंस है, तो फिर हम इसका प्लेसमेंट कहाँ करेंगे, हम इसका प्लेसमेंट जो है वो मेन वर्ब से पहले करेंगे, या फिर हेल्पिंग वर्ब और फिर मेन वर्ब। यानी जब बी की फॉर्म्स आ रही हैं, जब हम बी की फॉर्म्स यूज करते हैं तब हम बोलेंगे, तो सीधा आप बोल लो हेल्पिंग वर्ब, फिर आप अपना यहाँ पे इनका यूज करते हैं, बट नेगेटिव में कम यूज होता है। हाँ, लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। जैसे मैंने अभी इसके सेंटेंस में सोचा कि क्या वे अक्सर यहाँ आते हैं, तो हम क्या बोलेंगे, डू दे ऑफन कम हियर, डू दे ऑफन कम हियर, क्या वे अक्सर यहाँ आते हैं, डू दे ऑफन कम हियर। क्या प्लेसमेंट है, डू यानी हेल्पिंग वर्ब, और फिर हमारा मेन वर्ब से पहले का प्लेसमेंट हो गया इनका। हाँ बिल्कुल, तो ऐसे हमारा हो गया। तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आते हैं, या फिर ये हमारे मेन वर्ब से पहले आते हैं जब हमारा सेंटेंस पॉजिटिव होता है। तो इसके साथ में मैंने आपको पूरी तरीके से जो इन्फॉर्मेशन मुझे देनी थी मैंने आप तक डिलीवर कर दी है। कुछ चीजें अगर आपको डाउट कर रही हैं तो आपको कोई इशू नहीं आए, कोई बात नहीं है। मैं हमेशा बोलती हूँ डाउट आना बहुत अच्छी चीज है।
आप डाउट आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि कुछ नई इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंची, क्योंकि जो ऑलरेडी आपके पास इन्फॉर्मेशन थी उसमें तो डाउट नहीं हो रहा होगा, कुछ नई इन्फॉर्मेशन आई जो आपको कंफ्यूज कर रही है। अब वो आप 2-3 बार देखेंगे, जब आप उसका यूसेज अलग अलग जगह पे देखेंगे तो ये चीजें आपको हिट होने लगेगी, ये स्ट्राइक होगा कि हाँ मैम ने पढ़ाया था यार, ऐसे ही पढ़ाया था ना उन्होंने, आप ऐसे बोलोगे, फिर आपको लगेगा ओ वाह मेरा तो सही हो गया। तो ये विद टाइम हमारी चीजें बढ़ती हैं, मुझे कभी भी ऐसा फील नहीं होता कि बच्चों को कोई कंफ्यूजन ना हो जाए। तो मैं कंफ्यूजन से नहीं डरती हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप भी कंफ्यूजन से नहीं डरते। कंफ्यूजन इज द पार्ट ऑफ लर्निंग एंड होना भी चाहिए कंफ्यूजन, तो होगा भी, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप बोलो कि मैम ये पॉइंट मुझे हाँ कंफ्यूजन हो रहा है, तो उसका सोल्यूशन अब ये होगा कि आप जो भी आपका कंफ्यूजन आया है, या तो जो डेली 9 बजे लाइव क्लास आती है उसमें मुझसे पूछ लो, मैं वहां पे एग्जैक्टली समझा दूंगी, या फिर आप कमेंट सेक्शन में डाल दो कि मैम ये वाला पॉइंट कैसे हुआ, मुझे कंफ्यूज कर रहा है, तो मैं वहां पे आपको समझा दूंगी। ठीक है, कल की क्लास में हम क्या करेंगे, इसी के रिगार्डिंग हम बहुत सारे सेंटेंसेस करने वाले हैं जो हम जनरली अपनी लाइफ में बोलते हैं ना, तो जिससे क्या होगा कि हमारी स्टडी और स्ट्रांग हो जाएगी और हमें मजा आएगा। आई होप कि आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिली हो और आप बहुत इंजॉय कर रहे हो लर्निंग को, क्योंकि लर्निंग को आपको इंजॉयमेंट ही समझना है, क्योंकि लर्निंग एक ऐसी चीज है जो एक बार पढ़ लेते हैं और लाइफ लॉन्ग हमारे साथ रहती है। तो टाइम इन्वेस्ट हो रहा है तो ये तो बहुत अच्छी चीज है ना, अच्छी जगह हम अपने टाइम का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो आई होप कि आप इंजॉय कर रहे हैं, बिकॉज मैं तो रियली बहुत इंजॉय कर रही हूँ आप लोगों को पढ़ाना, या आप लोगों के साथ में मैं खुद भी बहुत चीजें सीखती हूँ ना। तो आई होप कि आपको भी उतना ही मजा आ रहा है। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल तो सब्सक्राइब करना बनता है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और हैप्पी दीपावली टू एवरीवन, खूब सारा इंजॉय करो, हमेशा खुश रहो और अपना ध्यान रखो, हमेशा अपने माइंडसेट को पॉजिटिव रखो आप। ठीक है, तो चलो, गॉड ब्लेस यू एवरीवन, टेक केयर, बाय।